हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे आईआईटी जैम ऐप। तो भाई हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सीएसआर नेट एंड जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने नवंबर 20 से लेके एंड नवंबर 22 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप जरूर देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल देंगे और आपको पूरी एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 2। इसमें दिसंबर 2019 की दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, जून 2019 के क्वेश्चन होंगे एंड दिसंबर 18 सीएसआर नेट के क्वेश्चंस होंगे। लगभग 25 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में भी रहने वाले हैं। ठीक है। अगर आप सीएसआर नेट या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आप सर्च कीजिएगा CSIR कैम या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप का चैनल का लिंक मिल जाएगा। हमारी ऐप पे बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, एक फ्री कोर्स डिजाइन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सीएसआर नेट के लिए। तो आप अभी फिलहाल एक बार ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। फ्यूचर में आपको यहाँ पे सीएसआर नेट और गेट के लिए कंटेंट देखने को मिलेगा। ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपको किसी प्रकार की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 की ये पहली शिफ्ट है। पहली शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हुआ था। इसके अलावा दिसंबर 19 में मेघालय एंड असम रीजन के लिए भी एक अलग से एग्जाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा, क्या कहा गया है यहाँ पे, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मोलार एक्साइटेशन कोफिशिएंट क्या आ रहा है, यानी कि इंटेंसिटी पूछ रहे हैं आपसे, इंटेंसिटी है ना, वैल्यू ऑफ द विजिबल रीजन। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पे ये कंपेयर कर लेते हैं कि ये दोनों है ऑक्टाहेड्रल और ये कैसा है, टेट्राहेड्रल। तो आप सभी को पता होगा कि जो ऑक्टाहेड्रल होते हैं दैट इज लेपोर्टे फॉरबिडन, वो लेपोर्टे फॉरबिडन होते हैं। और जो टेट्राहेड्रल होता है वो लेपोर्टे पार्शियली अलाउड होते हैं। इसीलिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर मोर इंटेंस एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, बहुत सही बात है। इसका मीनिंग ये बात समझ में आ गई कि इन दोनों के कंपैरिजन में तो ये वाला कॉम्प्लेक्स ज्यादा इंटेंस रहेगा, इसका जो मोलर एक्साइटेशन कोफिशिएंट है वो ज्यादा रहेगा। अगर आप सिर्फ इसको भी देख पाइए, सबसे कम देर का हटा दो इस ऑप्शन को, यहाँ पे सबसे ज्यादा देर का पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे ये टेट्रा ऑक्टा से कम देर का हटा दो इसको, यानी कि हमारा आंसर या तो 2 आएगा या 3 आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा। अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करते हैं, वैसे तो देखिए यहाँ पे ये ऑर्डर बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखो ये जो Mn का केस आपको नजर आ रहा है, ये बेसिकली होता है D5 हाई स्पिन। और आप सभी को पता होगा जो D5 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल में होता है वो आपका स्पिन भी फॉरबिडन होता है। लेपोर्टे तो फॉरबिडन होता ही होता है, साथ में वो आपका स्पिन भी फॉरबिडन होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वेरी लेस इंटेंस होता है Mn वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरोफिल दे रखा भाई। क्लोरोफिल आपको बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है ना। वहां पे यहाँ पे जो आपका कलर होता है क्लोरोफिल का, आप सभी को पता है ग्रीन कलर होता है, वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से होता है और दिस इज मोस्ट इंटेंस। इनमें से अगर आप बात करोगे ये ज्यादा इंटेंसिटी शो करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सेकंड। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इन दोनों को, इन तीनों को हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के सिलेक्शन रूल से एक्सप्लेन कर सकते थे। एंड क्लोरोफिल के लिए आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि ये ज्यादा इंटेंसिटी शो करता है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉपर +2 है। ये एक्सियल ईपीआर स्पेक्ट्रम आ रहा है इसका। तो ज्योमेट्री बताओ क्या होगी, एक तो कॉपर +2 की एंड ऑर्बिटल कंटेनिंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए भाई, मैंने आपको पहले पार्ट में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे। कॉपर +2 का मीनिंग होता है D9। कॉपर +2 का मीनिंग होता है D9 और D9 का मतलब होता है T2G के अंदर 6 एंड EG के अंदर 3, यानी कि इजी अनसिमेट्रिकल। और जहां पे भी इजी अनसिमेट्रिकल होता है वहां पे होता है जेड आउट। क्या होता है, जेड आउट। और जेड आउट का ही दूसरा नाम क्या होता है, बेसिकली आपका टेट्रागोनली इलोंगेशन। टेट्रागोनली इलोंगेशन। तो देखो टेट्रागोनली इलोंगेटेड होगा, कंप्रेस्ड नहीं होगा, जेड इन नहीं होगा, यहाँ पे इन दोनों में से आंसर आएगा। अब बात कर रहे हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना वो किस ऑर्बिटल में आएगा। अगर मैं आपको जेड आउट की स्प्लिटिंग लास्ट क्लास में भी मैंने पार्ट 1 में भी एक्सप्लेन की थी, अभी दोबारा से बता देता हूं।
जेड आउट में सबसे ऊपर होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद यहाँ नीचे होता है डी जेड स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका डी एक्स वाई, और यहाँ पे होते हैं आपका डी वाई जेड एंड जेड एक्स, डी वाई जेड एंड जेड एक्स। अब डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे भरेंगे भाई डी के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे भी भर के देख लेना। जो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर दिखाई देगा। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर दिखाई देगा। इसका मतलब यहाँ पे ये जेड आउट तो सही है, लेकिन डी जेड स्क्वायर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर होता है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस, देखिएगा भाई, इसके ऊपर इस बार जैम है ना, जैम 23 में भी क्वेश्चन आया था इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर। द मोस्ट स्टेबल वेनेडियम स्पीसीज इन द एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में बताइए कि मोस्ट, देखो ये बेसिकली होता क्या ना, VO2 होता है, ये VO दिखा सकते हो आप इसको। ये क्या होता है आपका, कुछ इस प्रकार से VO होता है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे एक्वस मीडियम में ये क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो एक्वस मीडियम में बनाता है ये वाला कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 5 वाटर होते हैं और 1 O होता है, और ये आपका यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ये वाली ही रही होगी, है ना। 1 मिनट भाई, इन दोनों में से वेरीफाई करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, IIT जैम में इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे OH2 लगा दो, यहाँ पे OH2 लगा दो, यहाँ पे आपका OH2 लगा दो, यहाँ पे आपका OH2 लगा दो। हालांकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग फॉर्मेट का था। फिलहाल यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ये वाला। ये इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होती है, ये इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होती है। तो अब देखिए भाई, वेनेडियम यहाँ पे +3 आपको दिखाना है। अगर वेनेडियम आपको +3 दिखाना है, इसके ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, इसके ऊपर -2 का चार्ज होता है, इसको बाहर लेके जाओ। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। 3 ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। वेनेडियम यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो चलिए भाई अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यस, ये देखिए, इन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ दिस द नंबर ऑफ चार्ज ट्रांसफर बैंड एंड देयर ओरिजिन बताइएगा। तो अगर हम बात करते हैं IR की, IR यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये कोबाल्ट वाली फैमिली में ही आता है ना। तो ये बेसिकली अगर ये +4 होता है, ये D5 रहा होगा यहाँ पे। और ये आप सभी को पता है कि जो अगर आपका 4D या 5D सीरीज की मेटल्स होती हैं वो सारे लो स्पिन होते हैं। कैसे होते हैं, है ना, वहाँ पे सारे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के तौर पे काम करते हैं, और वो सारे कॉम्प्लेक्स आपका लो स्पिन होते हैं। यहाँ से ये बात तो हमें समझ में आ गई कि यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे जो आपको चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलेगा वो 2 देखने को मिलेंगे। 2 चार्ज ट्रांसफर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है। इसका मीनिंग इसको हटा देते हैं, इसका हटा देते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर होगा, और वो लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर होगा। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफर देखने को मिलेगा वो सिग्मा टू T2G एंड सिग्मा टू A1G स्टार। A1G स्टार में नहीं मिलता स्टूडेंट, वो इजी में मिलता है। इजी स्टार आप इसको बेसिकली बोल सकते हैं, इजी स्टार में मिलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3। अभी मैं एक बार दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूं काफी अच्छे तरीके से। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए LFT का, लिगेंड फील्ड थ्योरी का आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ Br, इसको हम जनरली सिग्मा डोनर लिगेंड आप बोल सकते हैं। सिग्मा डोनर लिगेंड की कहानी होगी यहाँ पे। तो जब आप इसका स्प्लिटिंग बनाएंगे, सिग्मा डोनर पाई डोनर आप बोल सकते हैं, तो यहाँ पे जो मेटल होगी, मेटल की तरफ से यहाँ पे आ जाते हैं नॉन बॉन्डिंग, मेटल की तरफ से ये आ गए T2G नॉन बॉन्डिंग। और ऊपर कौन होता है, यहाँ पे इजी वाले होते हैं। ऊपर यहाँ पे कौन होता है भाई, इसको 3 डब्बे बना के दिखाओ तो वैसे दिखा देना, आपकी मर्जी। 1 2 3, और ये होते हैं नॉन बॉन्डिंग वाले मेटल जब आप इसका देखते हैं। और ये होता है आपका EG स्टार। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या रहे होंगे भाई, ये अब ये मेटल से आए हैं, ये मेटल से निकले हैं, तो इसी प्रकार यहाँ पे लिगेंड के भी LGOs रहे होंगे, LGOs से निकले हुए होंगे, ऑर्बिटल्स हो रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपका क्या देखने को मिलेगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। और एक आपको देखने को मिलेगा यहाँ से, यानी कि ये क्या हो गया जी आपका सिग्मा, ये सिग्मा ही होता है बेसिकली।
एक यहाँ से जाएगा T2G में और एक यहाँ से आपका जाएगा कहाँ पे, इजी स्टार में। तो ये आपका दो टाइप के चार्ज ट्रांसफर देखने को मिलेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पाइनल से रिलेटेड है, इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा क्योंकि सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये दिसंबर 19 के अंदर ही पूछा था, फर्स्ट शिफ्ट। तो यहाँ पे आयरन Fe, यहाँ पे क्रोमियम दे रखा है, यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स दे रखा है। इन्होंने बता दिया ऑलरेडी कि ये वाला नॉर्मल स्पाइनल है, ये वाला, और ये कह रहे हैं कि जो सेकंड नंबर वाला ये इनवर्स स्पाइनल है। अब बताओ क्या करेक्ट होगी। तो देखिए अगर पहले वाला नॉर्मल स्पाइनल है तो Fe+2 गया होगा टेट्राहेड्रल में। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहां पे जाती है, टेट्राहेड्रल में। एंड क्रोमियम +3 कहां पे गया होगा, ऑक्टाहेड्रल में। अगर ये नॉर्मल स्पाइनल है तो ठीक है। वहीं पे अगर ये आपका निकल +2, अगर ये इनवर्स स्पाइनल है तो ये पक्का ऑक्टाहेड्रल में गया होगा, निकल +2। एंड यहाँ पे जो गैलियम +3 है वो कहां पे गया होगा, वो टेट्राहेड्रल में गया होगा। यही मीनिंग है ना, यही मीनिंग होता भाई। चलिए अब देखते हैं, ये कह रहा है कि Fe+2 क्या ऑक्टाहेड्रल साइट में जाएगा, नहीं। अगर Fe+2 ऑक्टा में जाता तो वो आपका इनवर्स स्पाइनल होता। ये कह रहे हैं कि Fe+2 जाएगा टेट्राहेड्रल में एंड निकल +2 वाला जाएगा ऑक्टाहेड्रल साइट में। यस, बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है। सो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकंड। तो ये भी नहीं होगा यहाँ पे और ये भी नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। द करेक्ट मैच ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। एक ये वाला कॉम्प्लेक्स आपको गिवन है यहाँ पे और दूसरा आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स गिवन है। तो बताइए कि क्या, और टेम्परेचर यहाँ पे 300 केल्विन, जनरली हाई टेम्परेचर होता है। जब भी आपको एक से ज्यादा लिगेंड दिखाई दे इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में, अगर टेम्परेचर हाई है, अगर आपका टेम्परेचर कैसा है, हाई, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना। अगर टेम्परेचर हाई है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, अगर टेम्परेचर लो है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिलहाल यहाँ पे 300 केल्विन है, एक हाई कैसा होता है, हाई टेम्परेचर है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा आपका Fe+2, है ना, Fe+2, क्योंकि इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, PHEN के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये बन गया D6। और मैंने आपको बताया कि ये हाई स्पिन बनेगा क्योंकि यहाँ पे ये कैसा हो गया आपका, है ना, हाई टेम्परेचर है, तो ये हाई स्पिन ऐसे हो गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देख पा रहे होंगे, है ना, फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, यानी कि ए के अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4 है। और 4 अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मूला क्या लगता है मैग्नेटिक मोमेंट का, √n × n+2। और आप लगा के देख लीजिएगा तो जो आपका यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आएगी दैट इज 4.89 ना, 4.89 आएगी। इसका मीनिंग इसको भी हटा, मतलब ये पॉसिबल हो सकता है ना, ये पॉसिबल हो सकता होगा या नहीं वो बाद में देखेंगे। जीरो तो नहीं होने वाली है, एक ही जीरो नहीं होने वाली। इस कॉम्प्लेक्स की अगर बात करते हैं, यहाँ पे ये भी Fe+2 है, बट यहाँ पे क्या लगा हुआ स्टूडेंट, PHEN, जो कि एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। और जो पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा होगा। अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा होगा तो यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहे होंगे। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 रही होगी। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 1 नहीं होगा, क्योंकि बी की मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगी, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप कहोगे जी PHEN तो था, मैंने आपको बताया ना यहाँ पे कि बेसिकली आपको टेम्परेचर देखना है। अगर टेम्परेचर यहाँ पे कम होता तो ये लो स्पिन हो जाता, बट अभी यहाँ पे हाई टेम्परेचर है। अब आप कहोगे जी आपको कैसे आइडिया लगा हाई टेम्परेचर है, तो भाई देखो जब आपको कंसेप्ट पढ़ाते हैं ये तब एक्सप्लेन किया जाता है सब कुछ। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, ये रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे क्या है ना, पिरिडीन के देखेंगे तो ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता है। यहां से ये ऐसा बेस नहीं कि प्रोटॉन डोनेट करे। अगर ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता तो ये रिएक्शन जाती है नॉर्मल SN1 मैकेनिज्म से। हाँ, अगर इस पिरिडीन की जगह अमोनिया होता फिर ये SN1CB मैकेनिज्म शो करती, बट फिलहाल यहाँ पे ये SN1 होगी। अगर ये SN1 है तो देखो क्या इसका जो रेट एक्सप्रेशन यहाँ पे ये नहीं,
OH की कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ये सिंपल SN1 मैकेनिज्म से जाएगी। रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन दी हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। यस, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। क्या ये SN1CB मैकेनिज्म होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ पे ये वाला इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा? ये भी इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं होगा। तो जो वेरीफाइड और जो बिल्कुल सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ये थे जी हमारे दिसंबर 19 की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। होप कि आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं दिसंबर 19 की सेकंड शिफ्ट। ठीक है, और ये थोड़े से आपको साफ नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बोल के बता दूंगा क्वेश्चन, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए, अमंग द फ्लोइंग द कॉम्प्लेक्स इजिएस्ट टू रिड्यूस, इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा? इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स ऐसा जो आसानी से रिड्यूस हो जाएगा? तो देखिए, यहां पे अगर आप देखेंगे क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। पहली बात तो ये नजर आ रही है कि मेटल आपका +3 में ही है, मेटल सेम है, सिर्फ और सिर्फ लिगेंड का डिफरेंस नजर आ रहा है। अब जो PHEN आपको नजर आ रहा होगा, ये होता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड। कैसा होता है ये? पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। ये भी सिग्मा डोनर, ये भी पाई एक्सेप्टर होता है। और ये EDTA -1 है भाई, यहाँ पे अगर आपको ध्यान से ना दिखे तो ये EDTA -1 है। अब इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर क्या दे रहे होंगे वो आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कैसे भाई? वैसे तो मैंने रेफरेंस लिया था, इसका रेफरेंस मैं अभी लगाना भूल गया हूं। अभी मैं फटाफट से यहाँ पे आपको रेफरेंस इसका दिखा देता हूं कि इसका क्या रेफरेंस रहा होगा। मैंने ऑलरेडी इसका रेफरेंस आपका भेजना मैं भूल गया हूं, साथ के साथ में मैं भेज देता हूं। ये किसी और क्वेश्चन का रेफरेंस है, ठीक है ना? ये किसी और क्वेश्चन का रेफरेंस है, तो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था भाई रेफरेंस का, एंड मैं अभी भेज देता हूं। इसका रेफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, एक रिसर्च पेपर से मुझे इसका रेफरेंस मिला था। ठीक है, तो रेफरेंस हमारे पास आ चुका है इस क्वेश्चन का, मैं एक बार आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। यस, ये देखिएगा स्टूडेंट, पहले तो इस रिसर्च पेपर का सोर्स आप देख लीजिए। तो इस रिसर्च पेपर का जो सोर्स है वो ये वाला है भाई, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इसका सोर्स है, ये वाला आप नोट कर लीजिएगा भाई एग्जैक्ट क्या है। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ मैंने इसका, ये रहा। अब हम मेन बात पे आते हैं। तो इस रिसर्च पेपर में मेंशन किया गया है इसको, तो देखते हैं यहाँ पे कि क्या इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे देखो, ई कॉम्प्लेक्स की जो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड जो एक्वस का होता है -RTNFEN, ये β3 ऊपर है और ये β2 है। यहाँ पे देखिए, इसको अगर मैं जूम कर पाऊंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको मैं एक बार कोशिश करता हूँ वापस से, हम इसको थोड़ा सा, यस, अगर इसको हम अब जूम कर पाए। भाई मुझे पहले लगाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं इसको यहाँ पे अभी एडजस्ट करने की। अगर एडजस्ट हो पाता तो बहुत बढ़िया है, और नहीं होता तो फिर कोई और मेथड देखते हैं। इमेज तो आ गई है, फिर दिख कुछ नहीं रहा इसमें। ठीक है, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, आपको जो डिस्टरबेंस हो रही है उसके लिए सॉरी, बट हम कर क्या सकते हैं, हमने ऐसा ही करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूँ जूम करके पूरा, ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिले इसकी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, वेयर E complex is the redox potential of iron 3 and iron 2. ठीक है, in the redox complex couple in the complex form beta 3 and beta 2 rate in the formation constant of iron 3 और iron 2 के लिए। According to equation 4, ये जो इक्वेशन दिख रही है आपको, the ratio of formation constant of beta 3 and beta 2 modulate the redox potential of iron 3 in this complex. Therefore, ligand which stabilize iron 3, जो iron 3 को stabilize करेंगे more than iron 2, इसका मीनिंग ये रहा होगा कि beta 3 और beta 2 का रेशियो greater than 1 रहा होगा, है ना? And hence, यहाँ पे देखो एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। काफी बढ़िया जी, इसका सोर्स काफी अच्छा है यहाँ पे, और रिसर्च पेपर मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि कौन सा है, वहां से देख लीजिएगा आप इसको और ज्यादा डिटेल में। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, देखिए बहुत ज्यादा ऊपर उठा दिया भाई, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको।
यहां तक बात कर रहे थे। Therefore the ligand which stabilize iron 3 more than iron 2 उनके लिए ये होगा। Hence जो E कॉम्प्लेक्स होगा वो लेस देन हो जाएगा एक्वा कॉम्प्लेक्स से। Which while as a ligand which stabilize iron plus 2 more than iron plus 3 gives this ratio less than 1, और इसका मतलब हो गया जो पोटेंशियल होगा वो कॉम्प्लेक्स का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एक्वा। अब यहाँ पे देखिए ये वही आ गया। PHEN is a strong pi acceptor type bidentate ligand which two nitrogen donor site in the aromatic phenanthrene structure. The formation constant value इसके लिए जो होती है वो होती है भाई, जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला उसके लिए होती है 21.3, एंड जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट उसके लिए होती है 14.1, यानी कि सेकंड वाले की ज्यादा होती है। For PHN complex which 2 iron oxidation state +2 and +3, PHN form more stable complex with iron +2, है ना, देन आयरन +3। यानी कि यहां से नोट करने वाली बात क्या है कि ये देखो CN, वहां पे इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे CN भले ही पाई एक्सेप्टर लिगेंड हो, बट ये क्या होता है, ये बाइडेंटेट तो नहीं होता ना, ये चिलेट रिंग की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अब कहोगे जी चिलेट रिंग की फॉर्मेशन तो ये वाला भी कर सकता है, बट अब साथ में पाई एक्सेप्टर की भी कंडीशन यहाँ पे डाली गई इसमें, अगर आप इस रिसर्च पेपर में पढ़ रहे हैं तो। अब अगर ये कहानी क्लियर हो गई कि भाई जो आयरन है वो +2 फॉर्म में PHEN के साथ स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो इसका मतलब वो Fe+3 से +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा, इसीलिए उसका जो है वो इजिली रिड्यूस होना चाहेगा। अब यहाँ पे आगे देखिएगा, है ना, ये रहा। तो कॉन्सिक्वेंटली द PHN complex potential of iron +3+2 redox couple is higher than the free state redox potential at an equilibrium constant. This was calculated. Fe+3 reduce हो जाएगा, Fe+3 reduce हो जाता है Fe+2 में। होप कि आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिल गई होगी कि यहाँ पे अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो FePHEN3, अब ये क्या करता है, ये क्या करेगा, आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, FePHEN का थ्राइस एंड 2 पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि ये मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है +2 में एज कंपेयर टू +3। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। होप कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी, कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड है। पहले मैं पूरी स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, थोड़ी सी आपको साफ नजर नहीं आ रही होगी ना, वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पीडीएफ में ही प्रॉब्लम थी। ठीक है, फॉर इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन बिटवीन C कोबाल्ट NH3 का 5x2 पॉजिटिव, और यहाँ पे X जो है आपका F नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करवानी है। तो देखिए ये रिएक्शन होती है लिगेंड ट्रांसफर वाली, है ना, क्योंकि कोबाल्ट +2 है यहाँ पे फिलहाल। कोबाल्ट +2 कैसा होता है, कोबाल्ट +3 फॉर्म में है, तो ये इनर्ट होता है। जब आपने इसकी रिएक्शन करवाई होगी क्रोमियम +2 यानी कि लबाइल के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कोबाल्ट +3 जो कि आपका लबाइल होता है, एंड प्लस में क्रोमियम +3 जो कि आपका इनर्ट होता है। इनर्ट लबाइल में चला गया, लबाइल इनर्ट में चला गया, इसका मतलब यहाँ पे लिगेंड ट्रांसफर होता है। ये जो ब्रीजिंग लिगेंड होता है ना, यहाँ पे एक्सियल ट्रांसफर होता है। अब पूछ रहे हैं रेट बताओ, तो रेट जो डिपेंड करता है वो लिगेंड की लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। ये जो लिगेंड है फाइनली क्या होता है यहाँ पे, ये एक्स ब्रेक करेगा इस कॉम्प्लेक्स से उसके पास जाएगा, तो यहाँ पे जो इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी रही होगी ना एक्स नेगेटिव की, उसी हिसाब से बताएंगे। और आप सभी को पता है कि आई नेगेटिव सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, फिर कौन होता है, Br नेगेटिव होता है, और F नेगेटिव तो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो रेट डिपेंड करेगा यहाँ पे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पे। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। यस स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। Which pair of electronic configuration will be prefer tetragonally compressed octahedral geometry? टेट्रागोनली कॉम्प्रेस्ड को ही हम Z in भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Z in भी बोलते हैं। तो यह कह रहा है कि इनमें से कौन कौन सी ज्योमेट्री Z in शो करेगी। मैंने आपको एक बात तो पहले ही बता दी थी, अगर इजी अनसिमेट्रिकल हो तो वहां पे होता है Z out, है ना, वहां पे होता है Z out। अब प्रॉब्लम क्या है कि T2G में कैसे पता करें अगर T2G अनसिमेट्रिकल है, तो Z out होगा या Z in। इसके लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजर्नेसी को देखते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजर्नेसी आ जाएगी वहां पे। आइए मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको कि क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपका Z out के लिए स्प्लिटिंग लिख रहा हूं,
और फिर मैं यहाँ पे आपका जेड इन के लिए स्प्लिटिंग लिख रहा हूँ। इसमें मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले भी पढ़ाया था कि सबसे ऊपर होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे होता है डी जेड स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे होता है आपका डी एक्स वाई, और यहाँ पे होता है आपका डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे तो सबसे ऊपर कौन हो जाता है यहाँ पे डी जेड स्क्वायर, यहाँ पे कौन हो जाता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये दो ऊपर आ जाते हैं, ये डी वाई जेड हो गया, ये आपका डी जेड एक्स हो गया, और यहाँ पे नीचे होता है डी एक्स वाई। अब देखिए अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि मेरे पास भाई D1 सिस्टम है, D1, तो बताइए कि वो जेड आउट होगा या जेड इन। तो D1 होने का मीनिंग ये होगा T2G अनसिमेट्रिकल, यानी कि JTD तो होगा यहाँ पे। अब देखो एक पॉसिबिलिटी कि आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर दो, एक पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरो। जब आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा तो ये है इलेक्ट्रॉनिकली डीजनरेट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। बट जैसे ही आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा, सिमेट्रिकल सिचुएशन आ गई और अब ये हो गया इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजनरेट। इसका मीनिंग ये हो गया जो D1 होता है वो प्रेफर करेगा जेड इन। इसका मीनिंग क्या हो गया, जो D1 है वो प्रेफर करेगा जेड इन। ठीक है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये तो समझ में आ गया। जहां पे भी D1 दिख रहा है तो ये देखो ये D1 है, ठीक है, ये D2 है, अभी देखेंगे यहाँ पे भी D1 है, तो हमारा आंसर या तो फर्स्ट होगा या हमारा आंसर थर्ड होगा, है ना, या फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, सॉरी। अब मैं यहाँ पे D2 की बात समझाता हूँ आपको, आपको खुद क्लियर हो जाएगा कि D2 क्या होगा। अब देखो दो इलेक्ट्रॉन भरने हैं, एक भर रखा है, एक और यहाँ पे भरोगे तो ये सिमेट्रिकल हो गया, और एक ये भर रखा है, एक यहाँ पे भरोगे तो ये दोनों अनसिमेट्रिकल हो गए। क्या हो गया ये आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। अब आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर D2 है तो वो जेड आउट होगा, वो जेड आउट होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजर्नेसी आ जाती है ना, और ये इलेक्ट्रॉनिकली डीजर्नेट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही D3 कुछ D3 JTD ही शो नहीं करता। ठीक है, अब बात आती है जी D4 लो स्पिन। D4 लो स्पिन का मतलब होता है T2G के अंदर ही 4 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब देखो 1 2 उसके बाद 3 और उसके बाद फोर्थ इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पे। जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, इलेक्ट्रॉनिकल डीजर्नेसी आ गई। ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। उसके बाद 1 2 3 और फोर्थ ही आ गया। जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ पे भरा, ये इलेक्ट्रॉनिकली नॉन डीजर्नेट हो गया। इसका मतलब D4 लो स्पिन पसंद करेगा जेड इन, D4 लो स्पिन पसंद करेगा जेड इन। ठीक है, तो अब यहां से देख लीजिएगा भाई, क्लियर हो जाएगा आपको कि D1 एंड D4 लो स्पिन जो होते हैं यही आपका जेड इन शो करते हैं, यही आपका जेड इन। अगर आप D5 लो स्पिन का निकालेंगे इसी प्रकार से निकाल लेना भाई। देखो 4 1 5, अब ये क्या हो गया, सिमेट्रिकल हो गया, जेड आउट, और यहां पे अब भरोगे तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। इसका मतलब D5 लो स्पिन क्या शो करता है, D2 एंड D5 लो स्पिन क्या शो करते हैं, जेड आउट शो करते हैं। और जब भी इजी अनसिमेट्रिकल हो तो भी जेड आउट होता है। होप कि आपको काफी हद तक क्लियरिटी मिल गई होगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। यस, ये देखिएगा भाई, आइसोमेरिज्म अब बार बार पूछने लग गए हैं, है ना। स्टीरियो, ये आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर बताओ इंक्लूडिंग एनाइसोमेरिक पेयर, कि कितने यहाँ पे पॉसिबल होंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इसके लिए, है ना, इसके लिए। तो भाई बना बना के देखने पड़ेंगे और इसमें कुछ ज्यादा हम कर नहीं पाएंगे। पॉसिबिलिटीज यही होती कि आप बना बना के देखो। देखो यहाँ पे पहले आप ये वाली फॉर्म बना सकते हैं, BCD इनैइसोमर, ये वाला फॉर्म बना सकते हैं भाई। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं भाई, A को और A को सामने रख दो, यहाँ पे ये रहा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप B रख दो, यहाँ पे C रख दो, यहाँ पे D रख दो, ये भी बना सकते हैं आप। तो इंक्लूडिंग इनैइसोमेरिक पेयर, भाई कितने इनैइसोमेरिक पेयर होंगे, तो टोटल अगर आप बना के देखेंगे ना, इंक्लूडिंग इनैइसोमेरिक का पेयर का मतलब क्या, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये अगर आप इसका इनैइसोमर बनाते तो उसको एक ही काउंट करना, इनैइसोमर मेयर को एक ही मानना। तो ऐसे ऐसे देखोगे तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटी आएंगी। ऐसे ऐसे अगर आप बना के देखोगे तो 5 पॉसिबिलिटी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ये तो मैंने 2 ही बना के दिखाया है और उनकी मिरर इमेज जो होंगी, लेकिन वो इनैइसोमेरिक इंक्लूडिंग इनैइसोमेरिक पेयर देखेंगे तो 5 इज द करेक्ट आंसर, 5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आएगा। यहाँ पे 3 लिगेंड एक टाइप के हैं और जो 3 लिगेंड लगे हैं वो बिल्कुल अलग अलग टाइप के हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को याद रखना ज्यादा बढ़िया माना जाता है, क्योंकि बनाने में आप फिर से मिस्टेक कर देंगे।
करेक्ट नहीं बना पाएंगे, या तो एक ज्यादा बना दोगे या एक कम बना दोगे। इसके लिए एक पूरी टेबल होती है भाई, वो टेबल अगर आप ध्यान रख लेते हैं आइसोमेरिज्म वाली कोऑर्डिनेशन में तो कोई प्रॉब्लम आपको होती नहीं। तो इसमें कुछ ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा, बना के देखने पड़ेंगे, आप बना के देख लीजिएगा, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन, वाटर एक्सचेंज रिएक्शन आपसे रेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो क्रोमियम प्लस 3 होता है, मैंने ये गेट के पीवाईक्यू में भी ऐसे करवाए हैं बहुत सारे क्वेश्चन, नेट में भी करवाऊंगा। जो क्रोमियम प्लस 3 होता है वो D3 होता है, और D3 हाईली इनर्ट की कैटेगरी में आता है। और जब आप वाटर एक्सचेंज का वो आपका एक टेबल देखते हैं, है ना, रेट कांस्टेंट की, उसमें जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव है वो ग्रुप नंबर 4th में आता है। यानी कि ये सबसे लीस्ट इसका क्या रहता है, रेट रहता है सबसे लीस्ट। क्रोमियम प्लस 3 का सबसे लीस्ट, क्रोमियम प्लस 2 का सबसे ज्यादा। और या क्रोमियम प्लस 2 हो या कॉपर प्लस 2 हो, तो कॉपर प्लस 2 ग्रुप 1 में आता है, कॉपर प्लस 2, एंड क्रोमियम प्लस 4 ग्रुप 4 में आता है, क्रोमियम प्लस 3 जो कि लिस्ट होता है। ये चीज ध्यान रख लेना बस। अगर ये चीज ध्यान रह गई, कॉपर प्लस 2 ग्रुप 1 में यानी कि हाईएस्ट रेट रहा होगा इसके लिए, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट, और किसी की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्रोमियम प्लस 3 का लीस्ट रेट होता है, रीजन के वो मोस्ट इनर्ट होता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। यस, ये एक न्यूमेरिकल आया भाई आपका यहाँ पे। द वैल्यू ऑफ म्यू इफेक्टिव, है ना, बोहर मैग्नेटोन, म्यू इफेक्टिव में पढ़ के बता देता हूं, इंक्लूडिंग स्पिन ऑर्बिटिंग ऑर्बिट कपलिंग, एलएस कपलिंग बोल सकते हो, कंट्रीब्यूशन फॉर दिस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे डेल्टा ओ की वैल्यू, ये कॉम्प्लेक्स क्या दिया हुआ यहाँ पे, ये दिया हुआ निकल NH3 का 6, और इसके ऊपर लगा रखा है 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा ओ आपको गिवन है, और लैम्डा जो कि एक आपका स्पिन ऑर्बिटिक कपलिंग होता है 300। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, जहां पे जो ऐसी जहां पे एलएस कपलिंग की बात करते हैं, D6 से D9 में आपको क्या देखने को मिलता है, जो म्यू इफेक्टिव होता है वो ग्रेटर देन होता है म्यू स्पिन ओनली से। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। इससे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे कैसे, देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पे स्पिन ओनली निकालूं तो ये है D8, और D8 का मतलब होता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जब भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है तो म्यू स्पिन ओनली कितनी आती है, 2.83, कितनी आती है, 2.83। अब यहां से आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, अगर D6 से D9 और एलएस कपलिंग की बात जब हम करते हैं तो म्यू इफेक्टिव ज्यादा होता है स्पिन ओनली से, तो वैल्यू जो है वो 2.83 से ज्यादा ही आएगी। तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता और फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता। अब भाई ये होगी या ये होगी, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, तो आइए मैं वो फॉर्मूला आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मूला होता है, अगर आपको म्यू इफेक्टिव निकालना है तो वो होता है म्यू स्पिन ओनली, एंड यहाँ पे होता है 1 माइनस अल्फा लैम्डा डिवाइड बाई ओ, अल्फा लैम्डा डिवाइड बाई ओ। अब कहोगे जी ठीक है, हमें यहाँ पे डेल्टा ओ तो गिवन है, हमें लैम्डा की वैल्यू भी पता है, ये अल्फा कैसे निकालेंगे। अल्फा ऐसे निकाला जाता है, अल्फा की वैल्यू होती है 4, अगर आपका जो टर्म सिंबल है वो ए आ जाए, ए है ना, ए। अगर अल्फा की वैल्यू होती है 2, अगर आपका जो स्प्लिटिंग स्टेट है, जो आप ऑर्गन डायग्राम देखते हैं ना, अगर वो ई आ जाए, ई, अगर ई आ जाए तो 2 होती है, अगर ए आ जाए तो होती है आपका 4। अगर मैं यहाँ पे बात करूं D8, है ना, निकल वाला केस है, जब आप D8 की बात करते हैं तो ये केस होता है 2 होल ट्रांजिशन का, किसका, 2 होल ट्रांजिशन का। और उसके लिए हम ट्रिक क्या पढ़ते हैं, FATT, यानी कि यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट क्रिस्टल फील्ड स्टेट होती है दैट इज A2G होती है, यहाँ पे A2G। अगर A है तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी रही होगी, 4। सारा डाटा गिवन है, आओ 2.83 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, माइनस ये 4 आएगी, मैंने बताया क्यों, क्योंकि यहाँ पे ए टर्म होती है स्प्लिटेड वाली। लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पे -300, कितनी गिवन है, -300, तो माइनस यहाँ पे -300 लिख देता हूं मैं एक बार, और डिवाइड कर दो 12,000 से, जो कि आपको गिवन है यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 2 0 से 2 0 एंड 12 से 12, ये आएगा 2.83 इंटू में 11 डिवाइड बाई आपका 10, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये 3.11 इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, 3.11 इज द करेक्ट आंसर। हमारा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से बता दिया मैंने। अगर आपके पास D4 से लेके, है ना, अगर आपके पास D4 से D6 का केस होता, लो स्पिन या हाई स्पिन का, भाई
एक अभी जानिए उसमें क्या होता है, म्यू D1 से लेके D4, D1 से शायद D4 होता है, D5 हाई स्पिन, तो यहाँ पे म्यू इफेक्टिव और म्यू स्पिन ओनली सेम ही होती है ना, D5 हाई स्पिन के लिए। अगर ऐसा कुछ केस है ना, ऐसा कुछ केस है तो उसके लिए एलएस किपलिंग में म्यू इफेक्टिव लेस देन होता है म्यू स्पिन ओनली से, ये भी ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, अल्फा की वैल्यू कहां से निकाली है वो आपको क्लियर हो गया होगा, तो क्वेश्चन पूरा ही क्लियर हो गया। तो ये था जी हमारा जो दिसंबर 19 की सेकंड शिफ्ट मेघालय एंड असम रीजन का जो पेपर था उसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। चलिए जी, अब हम आ जाते हैं जून 19 में। पहला ही क्वेश्चन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। ये कह रहे हैं भाई बताओ क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। मैंने जस्ट अभी पिछले पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, अगर कहीं पे D5 हाई स्पिन हो, सिर्फ एक केस ऐसा होता है, अगर कहीं पे D5 हाई स्पिन हो तो वहां पे जो म्यू इफेक्टिव होता है वही इक्वल होता है म्यू स्पिन ओनली के। सिर्फ एक केस आपको मिलेगा, बाकी जगह या तो म्यू इफेक्टिव कम होगा या म्यू इफेक्टिव ज्यादा होगा, है ना। उसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन का भी रोल होता है, उसमें एलएस कपलिंग का भी रोल होता है। फिलहाल D5 हाई स्पिन के लिए ये बात आप ध्यान रखिएगा, D5 हाई स्पिन स्पिन फॉरबिडन होते हैं, आप सभी को पता होगा। तो ये आपका म्यू इफेक्टिव एंड स्पिन ओनली सेम होता है। तो यहाँ पे Mn+2 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जो म्यू ऑब्जर्व्ड है म्यू इफेक्टिव है, क्या वो म्यू स्पिन ओनली के इक्वल होगी? बिल्कुल सही है। क्या कोबाल्ट+3 पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है? नहीं होता जी। मैंने आपको बताया है, गेट में भी क्वेश्चन करवाया है, जैम में भी क्वेश्चन करवाया है ये, कि जब भी कोबाल्ट+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो D6 होता है, और कोबाल्ट+3 के केस में ऑक्सीजन डोनर लिगेंड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं वो? आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, मतलब कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहा होगा। अगर ये आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, इसका मीनिंग क्या कि यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या म्यू ऑब्जर्व्ड ज्यादा होगी म्यू स्पिन से? नहीं होगी, हटा दो। क्या म्यू ऑब्जर्व्ड एंड म्यू स्पिन इक्वल होगी? ठीक है। और क्या ये डायामैग्नेटिक होगा? बिल्कुल सही है। हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है जो सेल्फ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्टेस्ट किसके अंदर होगी? फास्टेस्ट, ठीक है। तो देखो जो कोबाल्ट वाला केस होता है वो आता है आपका नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। ये मैं करवा चुका हूं पहले वाले लेक्चर में भी बहुत। क्रोमियम वाला जो केस आता है दैट इज सिग्मा टू नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग में आता है शायद ये, है ना। ये आता भाई नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग, नहीं नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग नहीं होता ये, हाँ नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग ही होता भाई, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा जो रेट मैंने आपको बताया था पाई टू पाई स्टार का, फिर मैंने आपको बताया था नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग का, फिर मैंने आपको बताया था सिग्मा टू सिग्मा स्टार का। ये वाले कौन शो करते हैं? ये आयरन वाले शो करते हैं। और ये वाला जो लास्ट वाला जो मैंने बताया था नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो इसका मीनिंग अगर देखा जाए यहाँ पे आयरन वाले शो करते हैं भाई, ये शो करता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, क्रोमियम वाले सिग्मा टू सिग्मा स्टार शो करते हैं। तो अब ये दोनों का तो रेट कम होगा, क्योंकि जो आयरन वाले होते हैं यानी कि Fe जो नजर आ रहा है और Ru जो नजर आ रहा है, ये क्या शो करेंगे? नॉन बॉन्डिंग टू नॉन बॉन्डिंग। तो इन दोनों में से हमें रेट देखना है, इन दोनों में से हमें यहाँ पे रेट देखना है कि क्या होगा। अब देखिए भाई ये है आपका 4D सीरीज की मेटल और ये है आपका 3D सीरीज की मेटल। तो यहाँ पे जनरली ये देखा जाता है कि जो आपका रेट होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन बॉन्ड लेंथ, चेंज इन बॉन्ड लेंथ। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि इसके केस में जो चेंज इन बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा होती है। अगर यहाँ पे ज्यादा होगी तो इसका रेट भी ये देखो, अगर ये ज्यादा होगी चेंज इन बॉन्ड लेंथ कम होती है, सॉरी इसमें क्या होती है? यहाँ पे चेंज इन बॉन्ड लेंथ कम होती है। अगर ये कम होगी तो इसका रेट बढ़ जाएगा। तो आयरन के कंपैरिजन में इसका रेट ज्यादा होता है Ru का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म से आप इसको सोल्व करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ट्रांस इफेक्ट क्या क्वेश्चन है ये? फॉर द रिएक्शन ट्रांस इफेक्ट दिस, ये एक आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे जो X है ना, विद O2 द ऑर्डर ऑफ वेरिएशन ऑफ रेट विद X, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए भाई, आपको अगर मैं बताऊं, ये आपका X रहा होगा, यहाँ पे मान लेते हैं CO रहा होगा,
यहाँ पे आपका PPH3 रहा होगा, यहाँ पे भी PPH3 रहा होगा। इसकी रिएक्शन O2 के साथ करवानी है। और अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ विद रिस्पेक्ट टू O कि ये X क्या है। देखो भाई ये लीविंग ग्रुप है, ये यहाँ से जाएगा और इसके ट्रांसपोजिशन पे CO है, जो उसको नहीं देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखिए, यहाँ पे सिर्फ आप लिविंग ग्रुप टेंडेंसी देखिए। तो I नेगेटिव बेटर लिविंग ग्रुप होता है उस Br से Cl से, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर होता है फोर्थ वाला। अगर ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी का ऑर्डर है तो यही आपका रेट का ऑर्डर भी होगा, यही आपका रेट का ऑर्डर भी होगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, ये लिटिल बिट ट्रिकी हो सकता है, ध्यान से। यहाँ पे आपको बोला गया है कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाई स्पिन। तो Ti+3 का मतलब होता है D1। क्या ये वन शार्प बैंड आता है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे शार्प बैंड नहीं आता, पहली बात तो यहाँ पे ब्रॉड बैंड आता है। ब्रॉड बैंड आपको ऑलरेडी पढ़ाया भी जाता है इसके बारे में। और ब्रॉड बैंड आने का रीजन होता है जब आप JTD के साथ ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं, है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में भी पूछा जा चुका है। अगर आप इसका स्पेक्ट्रा देखते हैं तो वो कुछ एक शोल्डर देखने को मिलती है। तो ये जो है ना ब्रॉड आती है, ब्रॉड पीक आती है। तो अब रीजन क्या होता है इसके ब्रॉड आने का? यहाँ पे एक ये देखो ये रहा, और ये शोल्डर भी आता है। तो शोल्डर आने का और ब्रॉड आने का रीजन क्या होता है? रीजन होता है कि जब आप यहाँ पे ऑर्गल डायग्राम बनाते हैं विद JTD, तो विद JTD जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 टाइप के ट्रांजिशन नजर आएंगे। 3 टाइप के ट्रांजिशन, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ। तो इनमें ये दोनों क्या हो जाते हैं? मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होके ये ब्रॉड हो जाते हैं और शोल्डर आने का रीजन भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो पहले वाली स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट, कि ये शार्प बैंड नहीं देगा। क्रोमियम कोबाल्ट+2 एंड क्रोमियम+2, क्या ये दो ब्रॉड बैंड शो करते हैं? देखिए ये हो गया D7 की अगर आप बात करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये किसका केस होगा? आपका 2 इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का केस होता है। तो इसमें 2 ब्रॉड बैंड नहीं मिलते, 3 मिलते हैं आपको, 3 मिलेंगे यहाँ पे। इसलिए इसको भी हटा दीजिए यहाँ से, इसको भी हटा दीजिए यहाँ पे। उसके बाद Mn+2 कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ वेरी वीक एंड शार्प बैंड्स, बिल्कुल सही है। Mn+2 की अगर आप बात करोगे, Mn+2 हाई स्पिन की अगर आप बात करोगे तो ये लेपोर्टे भी फॉरबिडन होता है एंड ये आपका स्पिन भी फॉरबिडन होता है। तो यहाँ पे जो आपका जो पीक्स आती हैं वो वेरी वीक पीक आती हैं और शार्प बैंड आपको काफी सारे देखने को मिलेंगे। इसको हम TS डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑर्गल डायग्राम पे हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का जनरली डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, यहीं पे डिफरेंस आता है। तो ये वीक पिक आने का रीजन यही होता है कि लेपोर्टे भी फॉरबिडन, स्पिन भी फॉरबिडन। Nickel+2, क्या 3 ब्रॉड बैंड देखने को मिलते हैं? बिल्कुल सही है। Nickel+2 केस होता है 2 होल ट्रांजिशन का और वहां पे आपको 3 क्या देखने को मिलेंगे? ब्रॉड बैंड। तो ब्रॉड बैंड आएंगे यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। यस, वो फिर से बार बार वही आ रहा है और इसको मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। पहले वीडियो में पार्ट 1 में भी करवाया था। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्रांस। तो ट्रांस का जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते तो सिस भी आपको मिलता है और ट्रांस भी आपको मिलता है। परसेंटेज डिपेंड करती है कि आप लिगेंड क्या ले रहे हैं। तो रिजल्ट इन दी सिस की बताओ, सिस की बनाने की टेंडेंसी मैंने आपको बताया था OH नेगेटिव की सबसे ज्यादा होती है सिस की टेंडेंसी, फिर NCS नेगेटिव की होती है, फिर Cl नेगेटिव की होती है, NO2 की सिस की टेंडेंसी सबसे कम होती है, बट ट्रांस की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। फिलहाल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सेकंड, पहले भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। यस, ये क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। द अलाउड ट्रांजिशन इन द एटॉमिक सिस्टम, इनमें से कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होती है? देखिए अलाउड ट्रांजिशन के लिए अगर आप स्पिन सिलेक्शन रूल से जाएंगे तो स्पिन सिलेक्शन रूल का कहने का मतलब होता है कि डेल्टा S क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। लेपोर्टे वाला क्या कहता है? या तो 0 हो या फिर +-1 होनी चाहिए वैल्यू, है ना। और जो J है उसकी वैल्यू आपका जो है वो 0 के इक्वल ना हो। J की वैल्यू आपका 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए यहाँ पे ना, 0 से ये +-1 में जाना चाहिए। J की वैल्यू अगर 0 आ गई इसका मतलब समझ लेना कि वो आपका अलाउड ट्रांजिशन नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कितनी निकाली गई है भाई? आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम आ रही है। तो अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो आपका स्पिन क्वांटम नंबर सेम रहा होगा।
और स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो गया तो डेल्टा एस जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है, मतलब ये वाला तो अलाउड है अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। दूसरा आप यहाँ पे देखिए, ये आपका एफ है और ये आपका डी है, इसके लिए जो कैपिटल एल होता है दैट इज 3 और इसके लिए होता है 2, तो एल की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एल की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपका जीरो के इक्वल आने वाली नहीं है, जीरो से ज्यादा ही आएगी, इसका मतलब ये यहां से भी अलाउड है। और जे की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, यहाँ पे जे की वैल्यू आप ये देख सकते हैं 4 - 3 करेंगे, ये 4 डेल्टा जे की वैल्यू आ गई ये, तो ये भी आपका नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पहले वाली ही जो आपका जो है एटॉमिक सिस्टम, इसके जो अलाउड ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगे, है ना, अलाउड। इसमें क्यों नहीं देखने को मिला, 3 - 1 करोगे यानी कि यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू जीरो नहीं आएगी, इसमें डेल्टा एस की वैल्यू तो जीरो हो गई बट यहाँ पे जे की वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, डेल्टा जे की वैल्यू, इसमें ये तो जीरो के इक्वल हो गई, ठीक है, एंड 4 से आपका 2 चला गया तो ये भी ठीक नजर आ रही है। तो इसमें गड़बड़ कहाँ पे कर दी है, तो इसमें भी ये जो जे की वैल्यू है ये आपका डेल्टा जे की वो 1 के इक्वल आनी चाहिए, जो कि आपको इस ऑप्शन में नजर आ रही है। सो क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, जून 19 का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट भाई ये क्वेश्चन देखिएगा, इसका रेफरेंस था वहां पे, कंसीडरिंग सिग्मा बॉन्डिंग ओनली एमओ डायग्राम मेटल कॉम्प्लेक्स विद टीबीपी ज्योमेट्री, तो बताइए जो डी ऑर्बिटल्स विच रिमेन्स नॉन बॉन्डिंग। स्टूडेंट अगर आपको याद है तो पहली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो टीबीपी होती है हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, उसकी स्प्लिटिंग किस प्रकार से होती है, सबसे ऊपर होता है डी जेड स्क्वायर, सबसे ऊपर कौन होता है, डी जेड स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे होता है ये बैरी सेंटर, और नीचे आपको यहाँ पे कौन देखने को मिलते हैं, डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इससे नीचे कौन देखने को मिलता है आपका, ये होते हैं वाई जेड एंड जेड एक्स। तो इसमें ये जो ऑर्बिटल्स आप देखते हो ना, डी एक्स वाई एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही आपका नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं, यही आपका नॉन बॉन्डिंग वाले होते हैं। तो आपसे पूछा गया था कि नॉन बॉन्डिंग वाले बताओ कौन होंगे, सिग्मा डोनर अगर लिगेंड है तो ये दोनों ही होंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 3, इसका रेफरेंस आप वहां से देख सकते हैं जो मैं आपको दिखा रहा था, ये इसका रेफरेंस देख सकते हैं, देखिए ये डी मेटल्स के ऑर्बिटल, ये लिगेंड के, एंड यहाँ पे आप देखिएगा, सॉरी भाई मैंने वहां पे गलत आपको एक्सप्लेन कर दिया है, 1 मिनट इसको चेंज करेंगे वहां पे, तो ये देखने को मिलते हैं, देखो यहां से आपको एग्जैक्ट आइडिया लगता है। एक कंसेप्ट होता है भाई एंगुलर और ओवरलैप मॉडल, एंगुलर ओवरलैप मॉडल करके एक कंसेप्ट होता है। यहाँ पे देखो, द एनर्जीज ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टीबीपी कॉम्प्लेक्स वन लिगेंड आर सिग्मा डोनर ओनली। देखो ऑर्डर तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन ऑर्डर तो वही लिखा हुआ, नॉन बॉन्डिंग की बात कर रहा है, तो नॉन बॉन्डिंग जो होते हैं यहाँ पे वो होते हैं डी वाई जेड एंड एक्स जेड। इसको आप जरूर एक बार चेंज कीजिएगा, ये बुक का रेफरेंस आप देख सकते हैं, इस बुक से मैंने ये उठाया है, और यहाँ पे एक टॉपिक होता है दैट इज एंगुलर ओवरलैप मॉडल, उससे आप देखिएगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ये नहीं आएगा, ये नॉन बॉन्डिंग ये वाले नहीं होते हैं। नॉन बॉन्डिंग कौन से होते हैं, वाई जेड एंड आपका जेड एक्स, ये डी जेड स्क्वायर दिखा रहा, हटाओ इसको, ये वाला सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। आप इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका सेकंड, ठीक है, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, आप ध्यान रखिएगा इस चीज के लिए। नेक्स्ट आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम दिसंबर 18 के क्वेश्चंस पे पहुंच गए हैं। दिसंबर 18 ये वाला इंटरमीडिएट बना है, इट्स डिटेक्टेड इन द रिएक्शन ऑफ दिस, इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन, ठीक है, ये वाले, ठीक है। और ये भाई ये जो पेपर का जो रेफरेंस अगर आप पूछेंगे, इस पेपर का रेफरेंस है CSIR कोचिंग करके एक वेबसाइट है, वहां से मैंने लिया है, क्योंकि आपका CSIR कोचिंग करके एक वेबसाइट है, वहां से मैंने इसका ये क्वेश्चंस पेपर लिया, वहां से इसको डिजाइन किया है, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से, क्योंकि दिसंबर 18 का जो CSR नेट की वेबसाइट पे अवेलेबल है वो इतना मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं अवेलेबल था, ठीक है। The intermediate this is detected in the reaction of this in aqueous medium to produce this and this। तो बताइए कि मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या रहा होगा, है ना, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन क्या रहा होगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ से लिगेंड कहाँ चला गया, इसके पास, आयरन के पास चला गया, यानी कि दिस इज द एग्जांपल ऑफ लिगेंड ट्रांसफर रिएक्शन। और लिगेंड ट्रांसफर का जो मैकेनिज्म है, जो कहानी है, वो हम पढ़ते हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। वो कहां पढ़ते हैं हम, इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी, ठीक है। द मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA2 नेगेटिव,
तो नाइट्रोजन डोनर एंड ऑक्सीजन डोनर बताओ क्या है। तो EDTA 2 नेगेटिव क्या होता है, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसके अंदर आपका जो नाइट्रोजन डोनर होते हैं वो 2 होते हैं एंड जो ऑक्सीजन डोनर होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आपको EDTA की स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, वहां से आप इसको अप्रोच कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ देखना चाहते तो कुछ इस टाइप की कहानी रही होगी। यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आपका CH2 C डबल बॉन्ड OH आ गया होगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH आ गया होगा क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है। CH2 यह हेक्साडेंटेन लिगैंड होता है भाई, क्या होता है, हेक्साडेंटेन। तो यहाँ पे 4 तो ऑक्सीजन डोनर होते हैं, ये वाले ऑक्सीजन डोनर 4 और 2 आपका नाइट्रोजन, सॉरी 2 आपका नाइट्रोजन डोनर होते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कहां पे आपको द करेक्ट सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर द मेटल आयंस ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन, कहां पे आपका स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टोर्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने आपको बताया जहां पे इजी अनसिमेट्रिकल हो, जहां पे इजी अनसिमेट्रिकल होता है वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग जेटीडी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इजी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे भी इजी अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे भी इजी अनसिमेट्रिकल। इसका मतलब इन्हीं के अंदर आपको स्ट्रॉन्ग जेटीडी। यहाँ पे देखो T2G अनसिमेट्रिकल था, यहाँ पे भी, यहाँ कोई भी अनसिमेट्रिकल नहीं था, ये जेटीडी ही शो नहीं करता ये, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये T2G सिमेट्रिकल है, ये जेटीडी ही शो नहीं करता, ये भी जेटीडी ही शो नहीं करता। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जेटीडी की बात ही कहाँ से आई, ये सारे कैसे हैं, जेटीडी भी शो करेंगे एंड इन सभी में इजी अनसिमेट्रिकल है, और जहां पे इजी अनसिमेट्रिकल होता है वो स्ट्रॉन्ग जेटीडी शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यस, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ DD ट्रांजिशंस इन दिस कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे सिंपल परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे ट्रांस और 2 लिगेंड अलग ले आए हैं, और ये रहा। अब आप सभी को ये पता होना चाहिए कि लैपोर्टे फॉरबिडन होते हैं सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, लैपोर्टे फॉरबिडन। बट मैंने आपको बताया था कि रिलैक्सेशन भी आ जाता है, रिलैक्सेशन भी आ जाता है। अगर रिलैक्सेशन आने के 3 रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन होता है एसिमेट्रिक वाइब्रेशन, अगर वहां पे हो रही है, सबसे पहला रीजन क्या होता है, अगर एसिमेट्रिक वाइब्रेशन हो रही है। सेकंड रीजन होता है डिफरेंट लिगेंड्स, अगर आप वहां पे लगा देंगे क्या हो जाएंगे, डिफरेंट लिगेंड। और थर्ड रीजन होता है जेटीडी, थर्ड रीजन होता है जेटीडी। तो यहाँ पे जेटीडी तो देख नहीं सकते क्योंकि मेटल के बारे में जानकारी नहीं है। हाँ, ये जरूर देख सकते हैं कि ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है और यहाँ पे 2 लिगेंड डिफरेंट लगा दिए हैं। इसका मतलब इन दोनों की इंटेंसिटी ज्यादा रही होगी इससे, तो क्योंकि ये तो पक्का लैपोरेटे फॉरबिडन है। इसमें रिलैक्सेशन आ गया क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, इनमें डिस्टोर्शन होके एंड आपका इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे, अगर आपको आइडिया हो तो ट्रांस वाले की डाइपोल मोमेंट 0 होती है। अगर ट्रांस की डाइपोल मोमेंट 0 है तो कोई एसिमेट्रिक वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें आपको एसिमेट्रिक वाइब्रेशन देखने को मिलेंगे। तो ये वाला आपका ज्यादा इंटेंस रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लैपोर्टे के अंदर ज्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, यस ये क्वेश्चन देखिएगा, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया। आइसोमर ए एंड बी अंडरगो बेस हाइड्रोलिसिस बाय फॉर्मिंग ट्राइगोनल बाई पिरामिडल इंटरमीडिएट। TBP बनता है तो मैंने बताया था 2 प्रोडक्ट बनते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना चाहिए क्या बताएंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो है आपका, ये आपका सिस फॉर्मेट बना हुआ, आप ये सिस टाइप का है एंड ये आपका ट्रांस टाइप का है, ये आपका ट्रांस टाइप का है। ठीक है, तो सिस के जो सिस का मैकेनिज्म है, सिस में नॉर्मल आपका स्क्वायर पिरामिडल इंटरमीडिएट बनता है और वो फास्ट स्टेप होता है, फास्ट रिएक्शन होती है। तो ए फास्टर होगा, ये तो सही है, ए फास्टर रिएक्ट करता है बी से, और बी अगर ट्रांस है तो वो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देगा। तो बी रिजल्ट इन दी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। क्यों, ये सिस वाला तो सिर्फ सिस ही प्रोडक्ट देगा और ट्रांस वाला सिस भी देगा और ट्रांस भी देगा। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे जो भाई थोड़ा सा जो रेट इसका कम होता है ट्रांस वाले का। तो ए रिएक्टर फास्ट, ठीक है, क्या दोनों ही मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट देते हैं, नहीं देते हैं, सिस वाला सिस देता है, ट्रांस वाला दोनों देता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। यस, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। देखते हैं क्या कह रहा है। आपको बताना है स्लोएस्ट लिगेंड एक्सचेंज रेट बताइए सेट ए और सेट बी में।
देखिए ये है आपका मेन ग्रुप एलिमेंट्स के कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहे हैं। तो यहां पे अगर नोट किया जाए, इनर्टनेस जो होती है आपका, इनर्टनेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट के। क्यों भाई? अगर मान लीजिए ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है ना, जैसे यहाँ पे सल्फर +6 है, यहाँ पे अच्छा 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 ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे ये आपका +4 है, यहाँ पे ये 5 है और यहाँ पे 3 है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रही होगी सल्फर के पास, उतना वो उस फ्लोरीन को पकड़ के रखेगा, है ना। जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इनर्टनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इनर्ट पूछा है, स्लोएस्ट लिगेंड बताओ कौन सा होगा, तो SF6 के केस में होगा। तो SF6 का हमें सिर्फ एक ऑप्शन नजर आ रहा है, SF6 का सिर्फ एक ऑप्शन नजर आ रहा है, यही हमारा आंसर भी होगा। इनमें देखोगे तो कैसे, इनमें अगर देखोगे चार्ज तो सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है। अगर इनर्टनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, अगर आपका साइज बहुत बड़ा है तो वो कम इनर्ट रहे होंगे, है ना। तो साइज सबसे छोटा किसका होता है? मैग्नीशियम का। अगर साइज सबसे छोटा है तो ये सबसे ज्यादा इनर्ट रहा होगा, इसीलिए इसका रेट सबसे स्लोवेस्ट होगा। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने दिसंबर 18 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। एंड मैं जून 11 तक के सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा कोऑर्डिनेशन के, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है। और वीडियोस आप पसंद कर ही रहे होंगे, रेफरेंस मैं आपको ऑलरेडी दे रहा हूँ। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। एंड भाई जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस के लिंक मिलते रहेंगे और यहीं पे इस क्लास की PDF भी अवेलेबल होगी। हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, फ्यूचर में आपको यहाँ पे कोर्सेज देखने को मिलेंगे नेट और गेट के। और उसके बाद आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया है। होप कि ये सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, काफ़ी डिटेल में मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा एंड एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने में। अभी के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।